एक बार मार्च का तेजी से रिवीजन कर लेते हैं जहां तक हुआ था उसको, और उसके बाद मार्च का खत्म कर लेते हैं अभी, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आस्था आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और ऑफलाइन वाला का तो स्वागत है ही। पिछले क्लास में हम लोग जहां कर रहे थे उसी को एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। मार्च 2021 हम लोग कर रहे थे, और किरण पोलार्ड की बात करें तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, और युवराज सिंह के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास था, और ये दूसरे स्थान पे आ गए हैं, सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद हम लोगों ने कर्नाटक का किया था, याद होगा, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है, और ये भारत का एकमात्र संस्थान है जिसने इस प्रकार की पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये आप लोग का तेजी से रिविजन हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया, ब्रह्मपुत्रा प्लस मास्कोबा नदी के नाम पे है, भारत और रसिया की एक संयुक्त परियोजना है। 290 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई गई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल का अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस मिसाइल को हम लोग अब बेचने भी जा रहे हैं किसी किसी देश को। और कल की ही तो न्यूज है, अभी कल या परसों की न्यूज है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब मिसाइल बनाएगी इंडिया में। आ गया समझ में? जो अंबानी के खिलाफ बोलेगा फिर सोच ले, सोच समझ के, ठीक है। कुछ लोग अंबानी के पीछे पड़े रहते हैं। आगे तो कहने का मतलब डीआरडीओ ने क्या किया है, एक्चुअली है क्या कि डीआरडीओ रिसर्च करती है, उसके पास इतने ज्यादा प्लांट या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतना ज्यादा मिसाइल बना सके। और आपने एक चीज देखा होगा कि भारत जैसे देश के साथ ये है कि भारत अरबों रुपए का, अभी भी सिपरी के अनुसार वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, हाँ, इम्पोर्ट, हाँ, इम्पोर्टर्स है, यानी दूसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत, किसका, इसका, हथियारों का, एम्यूशन का, ठीक है। और पहले स्थान पे सऊदी अरबिया। तो वो जो अरबों रुपया हमें खर्च हो रहा है, तो एक तो क्या होगा कि आयात में कमी आएगी, और दूसरा क्या होगा कि उससे निर्यात करके कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे आप देखोगे तो जब अफगानिस्तान वाला क्राइसिस है उसमें आपको कई सारे देश के कई सारे रोल आपको संदेहास्पद दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होता है, हथियार का बाजार भी शामिल होता है। भागता हुआ अमेरिका चाहे तो अपना सब कुछ ले जा सकता था, कुछ चीजें वहां छोड़ गया, मतलब हेलीकॉप्टर छोड़ के जाएंगे तो पार्ट्स हम ही से तो खरीदोगे। समझ में आ रही है चीजें? तो कहने का मतलब है कि अमेरिका के अपने भी हित होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश भी, और उसकी इकोनॉमी उससे भी चलती है। और कोविड-19 में जो उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कैसे करेगा, उसी से सब तो करेगा। तो दुनिया में जहां भी गोला बारूद होता है, गोलीबारी चल रही होती है, उसमें अमेरिकी गोलियां जरूर चल रही होती है, बम, और वो कहां से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ठीक है। तो तालिबानियों के पास अफीम है जिसे बेच करके वो पैसे कमाएगा, और उसी पैसे से वो अमेरिका को देगा, और अमेरिका उसको हथियार देगा। तो ये दुनिया में अपना बिजनेस एक तरफ है, वो बिजनेसमैन है अमेरिका, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे बेहतर शहर 10 लाख से ऊपर वाले में कौन सा था, बेंगलुरु था, और 10 लाख से कम वाले में शिमला था, और बेकार वाला नहीं बोलेंगे, चलिए, ठीक है, मुजफ्फरपुर वाले, चलिए। डीन अलगर साउथ अफ्रीका टीम के क्या बनाए गए हैं, टेस्ट टीम के कैप्टन बनाए गए हैं, ऑलराउंडर है, ये ओपनर बैट्समैन है डीन अलगर, और साउथ अफ्रीका के टीम के कप्तान बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर लिया था आप लोगों ने, कितने मार्च को, ये तेजी से रिवीजन कर लेंगे। सबसे प्रदूषित स्थान कौन सा है भारत का, ओडिशा को सबसे पॉल्यूटेड माना गया है एयर पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वायु प्रदूषण के हिसाब से देखें तो। स्विट्जरलैंड बुर्का पे प्रतिबंध लगा दिया स्विट्जरलैंड ने। मैत्री सेतु कौन से दो देश को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, भारत और बांग्लादेश को। कौन से स्टेट में है ये, त्रिपुरा में है, चलिए, वेरी गुड, ठीक है, त्रिपुरा में है ये, फैनी नदी पे। उसके बाद जाकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। मोदी जी को क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के तेजी से मिताली राज 2 रिकॉर्ड बनाई है, दोनों यहीं पे कर लेते हैं। एक तो रिकॉर्ड यह है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर, और ओडीआई में, महिला ओडीआई में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है। और अभी मिताली राज क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, वेरी गुड। विराट कोहली एकमात्र
ऐसा क्रिकेटर जिसने T20 इंटरनेशनल में क्या बनाया है, 3000 रन को क्रॉस किया है, और दुनिया में सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले में विराट कोहली है। और सेकंड पे कौन है? नहीं नहीं नहीं, आईपीएल ने वर्ल्ड में, हाँ, शर्मा जी का लड़का। चलिए आगे। इससे पहले अगर देखें तो झारखंड ने 75% राज्य की जो प्राइवेट नौकरियां है उसमें स्थानीय लोगों को आरक्षित कर दिया है कि 75% जो जॉब होगी झारखंड की वो वहां के लोकल लोगों को मिलेगी प्राइवेट जॉब में। और इससे पहले ये दूसरा राज्य बना है, तो इसका मतलब इससे पहले किस स्टेट ने ये किया था? हरियाणा ने किया था। सबको बिहारियों से ही डर लगता है, बताइए, ठीक है, सबको लगता है बिहारी आकर के उनका वो, ठीक है। आगे, विश्व में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है सिप्री के अनुसार? सऊदी। और भारत कौन से स्थान पे आ गया? हालांकि भारत के हथियार के आयात में कमी आई है, 33% की कमी आई है। श्रीलंका स्विट्जरलैंड के बाद बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा देश बन गया। अस्थायी तौर पर 19 में लगाया था, परमानेंट उसने लगा दिया सार्वजनिक। तलवारबाज है, और पहली बार भारत के किसी तलवारबाज ने या महिला तलवारबाज ने कहे तो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट किया है या क्वालिफाई किया है, ठीक है। कहां से है ये? चेन्नई, तमिलनाडु से है। चलिए चलिए, पूरा एकदम बैठे हुए आराम से, ठीक है, एकदम 12th प्लेयर के रूप में। चलिए, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, कल का एक क्रिकेट से ही मुझे याद आ गया कि अब्दुल रजाक का एक बयान आया है, हंसने वाला बयान आया है। मतलब भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खेलना चाहती है क्योंकि भारतीय टीम को लगता है पाकिस्तान से हम ये तो गांव के लोग नहीं बोलते रहते चैलेंज, गांव के उस गांव के कि खेल लो मैच एक बार, ठीक है। तो उस पर दानिश कनेरिया ने क्लास लिया है, जो पूर्व स्पिनर है। उसने कहा है कि बुमराह जैसा यॉर्कर मारने वाला आज तक पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, एकदम स्पष्ट रूप से उसने बोल दिया, ठीक है। बात भी सही है। खैर, नहीं, बुमराह जैसा यॉर्कर कोई नहीं वर्ल्ड में अभी तक नहीं। खैर, आगे, सबसे प्रदूषित राजधानी, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है जी? दिल्ली। चलिए, हाँ, वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर नहीं, सबसे प्रदूषित कैपिटल। हर देश अपने कैपिटल पे भी ध्यान देता है और हमारे देश अपने राजधानी पे भी ध्यान नहीं देते हैं। आगे, संघाई ये है वहां के बिजनेस कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी चाइना की है और बिजनेस कैपिटल है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, तो बीजिंग अच्छा है, ठीक है। मतलब हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में प्लान्ड सिटी नहीं होते हैं। प्लान्ड सिटी का मतलब ये होता है कि किसी न किसी पर्पस से उसको प्लान करके तैयार किया जाता है। दिल्ली बढ़ता चला गया, उसमें इंडस्ट्री भी है, उसमें रेजिडेंस भी है, उसमें सरकारी ऑफिस भी है, सब कुछ है। जैसे बिहार में नहीं विकास होता है, दरभंगा, पटना, मधुबनी सबका, भागलपुर सबका, फैलता जाता है खेतों की तरफ, गाँव फैलता जाता है, ना नाला बनता है ना सड़क बनता है। बस क्या होता है, शहर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा भीड़। शहर का मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं। क्या होता है उसमें? एकदम इधर से थोड़ा सा गाड़ी बचा हुआ है तो एक ऑटो वाला घुसा दिया, पीछे से उसमें धुआं निकल रहा है उसका, डीजल वाले ऑटो का। बगल वाला एक बाइक वाला फंसा दिया। एक आदमी बगल में दुकान में कुछ खरीद रहा है तो रोड पे ऐसे बाइक लगाया हुआ है, पीछे से बस वाला, क्या जी, तो ऐसे हाल है, और वो टच नहीं कर सकता उसके बाइक में, तो वो वाली स्थिति है। दुकान वाला थोड़ा बढ़ा के ही दुकान लगाता है रोड पे ही, कुछ सामान बढ़ा देता है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई वो कर सके। खैर, जॉन मैगुफुली कहाँ के थे? तंजानिया के राष्ट्रपति थे, और इनका कोविड की वजह से निधन हो गया। सबसे बड़ा दुनिया का तैरता हुआ कहाँ पे? सिंगापुर में। और भारत में? महाराष्ट्र में। चलिए, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश में कौन सी नदी में? नर्मदा नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर, कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। चलिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को बनाया जाता है। 1995 में इस दिन क्या हुआ था? पहली बार खुराक के रूप में बच्चे को पिलाया गया था। उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च को मनाते हैं हम लोग। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी खुशहाली सूचकांक कह सकते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। तो ये रिपोर्ट इंडेक्स जारी की गई है, और सबसे खुश कहाँ के लोग हैं?
ठीक है, उसके बाद डेनमार्क। और भारत के लोग कौन से पोजीशन पे है? 139 स्थान पे, मतलब 149 में 139वें स्थान पर है भारतीय लोग। चलिए, तो ज्यादा खुश नहीं है भारत के लोग किसी न किसी कारण से। हाँ, नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं कह सकते। महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो नहीं रहता है। नहीं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुखी नहीं रहता है, बल्कि वो अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने में हमेशा लगे रहता है। हम लोग कुछ करते नहीं है और उम्मीद होती है कि हमें सब कुछ मिल जाए। ठीक है, मतलब एक ही दिन में प्लेइंग 11 में टीम बनाएंगे, ड्रीम 11 में, और अगले दिन सोचेंगे करोड़पति बन जाए। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता? अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहा था ना। चलिए, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन से देश की मानी गई है? चाइना की। सेकंड यूएसए, थर्ड रसिया और इंडिया फोर्थ पे है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। ये कहाँ की बनी है? तंजानिया के राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू हसन, इनका नाम है। यशस्विनी देशवाल क्यों चर्चा में रही? निशानेबाज है, शूटर है। चलिए, 10 मीटर एयर राइफल में इसने एयर पिस्टल में जीता है। सागर सरहदी सिलसिला जैसे मूवी वगैरह सब में इन्होंने काम किया था। लेखक भी थे और फिल्मकार भी थे, और इनका निधन हो गया मार्च में। आगे, सौरभ चौधरी, मनु भास्कर, दोनों के दोनों क्या है? निशानेबाज है। ठीक है, इनके नाम सिर्फ पूछेगा कि कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए भी, 19 के लिए भी। 20 के लिए किनको? जापान के, अच्छा, बांग्लादेश के शेख मुजीब उर रहमान को मिला है 2020 के लिए। और 2019 के लिए किनको मिला है? हाँ, नहीं, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है। 7 लोगों में से वो राजगुरु। हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, दोनों तो मिलते जुलते हैं, शकल दोनों का सेम बना दिया। हाँ, थोड़ा सा मूंछ का अंतर है। चल, सुखदेव, राजगुरु। चलिए, हाँ, देखिए, वो इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इसी कारण से आप देखेंगे तो आज भी भारत में सभी लोग, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए, देखिए, असली बात ये था ना कि भारत में ना राजनीतिक रूप से विचारधाराएं अलग थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी को इंटरफेरेंस करना चाहिए था, और यही कारण है कि आज लोग उनका विरोध करते हैं। आज भी लोग उनके सामने क्वेश्चन में, आप कैसे कह देंगे उचित है? अगर आपके हाथ में अधिकार है फांसी रुकवाने की तो आप रुकवा सकते थे। ठीक है, राजनीतिक मतभिन्नता अलग चीज है, उद्देश्य दोनों का सेम था। अंग्रेज वो हत्यारा थोड़े थे, वो अंग्रेजों की क्यों हत्या करना चाहते? वो देश को आजाद कराना चाहते थे, राइट। तो वही वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं और उस पर विवाद है, आज भी विवाद है उस चीज को लेकर। हाँ हाँ, हम्म, अब सुन तो लीजिए, अब मेरी भी पूरी बात उस समय भी बात ऐसा था कि उस समय भी कहने का मतलब है कि हत्या के जुर्म में एकमात्र सजा फांसी नहीं होती थी।
उम्र कैद भी होती थी, और अगर उम्र कैद बात नहीं नहीं उम्र कैद अगर होता तो आज वो हमारे सामने, मतलब आजादी के बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा 42-45 साल के होते। ठीक है, नहीं वो बाद में बहुत सारे इतिहास। ठीक है, चलिए, खैर चलिए, उस पे अलग से कर लेंगे, बहस कर लेंगे, एक दिन बैठे, एक दिन बैठेंगे आराम से सभी लोग। ठीक है, उस पे मुद्दा पे चर्चा। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इस बात से देखिए, व्यक्तिगत रूप से देखिए, तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी सहमत नहीं हूं कि अगर आपके हाथ में था, ठीक है, आपके हाथ में अगर था कि पूरे देश को आप एकदम से क्या करते थे कि पूरे देश में आप आंदोलन करवा सकते थे फांसी रुकवाने के लिए, तो आपके हाथ में था तो आप रुकवाना चाहिए था आपको। भले ही आपसे उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन वो भी अपने उद्देश्य के लिए, और उनका भी उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था। बिल्कुल वही वाली। चलिए चलिए, खैर आगे चलिए। अब देखिए क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा दो, एक तो होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, और एक होता है फिल्म फेयर। तो ये यहाँ पे हम लोग नेशनल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो 2019 के लिए दिया गया, कोविड-19 की वजह से 20 में ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2019 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उसके लिए 2021 में दिया गया, क्योंकि 20 में कोविड की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो लेट होता चला गया, डिले होता गया, और फाइनली 2021 में ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। 67वें फिल्म पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 22 मार्च को इसकी सेरेमनी हुई थी। इसमें से हालांकि पूरा का पूरा लिस्ट तो है, लेकिन पूरे लिस्ट में जो आपको याद करना चाहिए वो क्या याद करना चाहिए? बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी, कौन सी मूवी के लिए? गोल। ठीक है, उसके बाद बेस्ट धनुष को असुरन के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, मणिकर्णिका, और ठीक है, इतनी चीजें आपको याद करनी है। हाँ, क्या है? नहीं नहीं, ये नामित हुआ था, नॉमिनेट हुआ था, बाद में बाहर हो गया ये। हाँ, नॉमिनेट हुआ था, ये बाहर हो गया। हाँ, जल्लीकट्टू जो 10-12 में पहुंची थी, टॉप है, हाँ, टॉप 50 में सॉरी पहुंची थी। ठीक है, आगे उसके बाद एक और मूवी आई थी ना, सेमलेश, वो भी पहुंची थी, लेकिन सब बाहर हो गए। कहाँ है वो, कंपटीशन में रहे ही नहीं कोई। आगे, इथेनॉल नीति जारी करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। कौन कौन से सोर्स होते हैं जहां से इथेनॉल निकाला जा सकता है? गन्ना के मिल से, ठीक है, मक्का से भी, और उसके बाद जाकर के राइस से भी निकाला जा सकता है। और इस हाँ, ये इंडस्ट्री है, और इसका यूज क्या हो सकता है इस इथेनॉल का? किसमें मिलाएंगे? पेट्रोल में मिलाएंगे। राइस की भूसी से, राइस ब्रेन ऑयल जो होती है उस, वो एक तरह से जो होती है वो इथेनॉल ही होता है। हाँ, रिफाइंड भी बनती है। चलिए, ठीक है, और इनको पेट्रोल, पूरी तरह से पेट्रोल को नहीं रिप्लेस करती है, पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह डीजल में जो बायोडीजल मिलाया जाता है उसका कौन सा सोर्स होता है? जेट्रोपा। जेट्रोपा सुना है आप लोगों ने नाम? ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जेट्रोपा या जोजोबा कहा जाता है, उसकी छोटी छोटी बीज होती है, उसके तेल को 20% उसमें मिलाया जा सकता है, डीजल में मिलाया जा सकता है, बायोडीजल के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, टीबी डे मनाते हैं, क्योंकि 24 मार्च 1882 को इसकी खोज की गई थी। शरद पगारे क्यों चर्चा में रहे थे? हिंदी लेखक थे। ठीक है, व्यास पुरस्कार मिला है, किनको मिला है? शरद पगारे को व्यास सम्मान। ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है पूछेगा आपसे? एनर्जी सेविंग स्कीम है, और इसके तहत क्या किया जाए? 10 रुपया में। इससे पहले सरकार के द्वारा एलईडी को और सस्ता करने के लिए, उसमें प्राइस नहीं लिखा था, लेकिन एलईडी को सस्ता करने के लिए भी एक प्लान लाई गई थी इसी गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा? ये तो ग्राम उजाला हो गई स्कीम, जिसमें प्राइस निश्चित कर दिया गया 10 रुपया। उसमें था कि सस्ता करेगी गवर्नमेंट, जितना हो सके सस्ता करेगी। कौन सा था? हाँ, एक और प्रोग्राम लाई थी ना, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2014 या 15 में आया था एक प्रोग्राम एलईडी को सस्ता करने के लिए। नहीं, उज्ज्वला तो वो गैस कनेक्शन वाली। दुनिया की पहली शिप टनल कौन से देश में बन रही है? नॉर्वे में बन रही है, ये याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद अब हम लोग आगे, फिल्म फेयर अवार्ड। हाँ हाँ, चलिए, देख रहे हैं बिमल पान मसाला का, मतलब
अखबारों में बड़े बड़े पेज पे ऐड आते हैं, अब फ्रंट पेज पे विमल पान मसाला सेलिब्रिटी लोग कर रहे होते हैं, और उस देश में स्वच्छ अभियान चलाया जाता है एक तरफ सरकार के द्वारा, दूसरा सेलिब्रिटी कहते हैं कि ठीक है मुंह में रजनीगंधा दाने दाने में केसर, ठीक है आगे। तो ये हाल है। तो विमल पान मसाला फिल्म फेयर अवार्ड का सबसे बड़ा वो था इस बार, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सर था, ठीक है। और इस फिल्म फेयर अवार्ड जो है, देखिए नेशनल फिल्म वो कौन सा था, नेशनल फिल्म अवार्ड था, ठीक है, और उसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस थे, देख लिया आप लोगों ने। और ये जो है ये फिल्म फेयर है, और फिल्म फेयर अवार्ड जो है 21 जो है ये 2020 के फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी कैटेगरी में, मेन कैटेगरी याद रखेंगे इसमें, देखा था आप लोगों ने, अच्छा। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत तानाजी के लिए मिला है, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के लिए एब एली ऊ, उसके बाद जाकर के बेस्ट एक्टर मेल में इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए, एक्टर क्रिटिक्स में अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए। ये लिस्ट आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बेस्ट फिल्म ही पूछता है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, तीन चीजें याद रखेंगे, ठीक है। बेस्ट फिल्म याद कर लेंगे, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, इतना ही काफी है। सपोर्टिंग अपोर्टिंग नहीं पूछता है, हाँ 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 पूछ सकता है, लेकिन कम पूछे गए अभी तक। आगे ये ऐसे देख, बैंगनी क्रांति एक बार पढ़ के देख लीजिए आप लोग, किसके लिए। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर जो होता है वो क्या होता है, खुशबू वाला पौधा होता है जिसका उपयोग परफ्यूम या अदर चीजों में किया जा सकता है। तो इसका उत्पादन करने से क्या हुआ है कि वहां के किसानों की स्थिति जम्मू कश्मीर में सुधरी है, और इसे ही नाम दिया गया है बैंगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन। तो पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है, तो लेवेंडर की फार्मिंग है, पहले घाटी में कुछ लोग मक्के की खेती करते थे, अब लेवेंडर की खेती कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, और इसे ही नाम दिया गया है पर्पल रेवोल्यूशन। बाकी रेवोल्यूशन पता है आप लोगों को, याद है, एक बार याद करा दूं। ग्रीन रेवोल्यूशन गेहूं चावल मक्का, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड या ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति, हाँ श्रिम्प के लिए है, झींगा मछली के लिए है। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, ठीक है। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट भूरी क्रांति खाद के लिए, फर्टिलाइजर के लिए था, ठीक है। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट और बताइए आप लोग कौन कौन से, हाँ राउंड रेवोल्यूशन आलू, सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा के लिए, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए, कपास के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास के लिए, सुनहरा रेशा क्रांति गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर जूट के लिए। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद शहद के लिए, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, और किसके लिए, हनी के लिए, शहद के लिए। उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन, मिशन इंद्रधनुष है वो, इंद्रधनुष रेवोल्यूशन नहीं है, मिशन इंद्रधनुष है वो, हाँ मिशन इंद्रधनुष नहीं, इंद्रधनुष रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेनबो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास, ठीक है। आ गया, अलग अलग कलर को एक साथ मिलाना। और उसके बाद जाकर के एक और रेवोल्यूशन था, हाँ ब्लैक रेवोल्यूशन बताइए, कृष्ण क्रांति क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम से रिलेटेड था। और उसके बाद एक और तो क्रांति था, एक और क्रांति मैं भूल रहा हूं, हाँ नेशनल अवार्ड जो होती है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है। वो सरकार के द्वारा लास्ट ईयर पब्लिश जितनी भी फिल्म दिखाई जाती है उन फिल्मों में से सेलेक्ट किया जाता है। नेशनल अवार्ड जो होती है वो भारत सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रालय के द्वारा वो दिया जाता है, ठीक है। और ये जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं ये बॉलीवुड का अपना अवार्ड है, और इसमें कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप होती है, प्राइवेट कंपनियों के स्पॉन्सर बनते हैं, और उनके द्वारा मुंबई में ये आयोजन किया जाता है, और उन्हीं में से जूरी के द्वारा जो बेस्ट फिल्म बेस्ट वो सेलेक्ट करके उनको दिया जाता है, ठीक है। और हाँ
नेशनल फिल्म अवार्ड जो होती है, नेशनल फिल्म अवार्ड में सरकार के द्वारा जूरी की नियुक्ति की जाती है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ठीक है, उसमें स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट होता है। हाँ हाँ, दादा साहब फाल्के जो होती है, हाँ नेशनल वाले में होता है, भारत सरकार के द्वारा। हाँ बिल्कुल, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। और ये लोग तो अपना वैसे कराते हैं, फिल्म फेयर वाले सब। हाँ, ये तो टाइम पास वाला होता है। चलिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, देखिए बिहार में क्या था कि 2010 में टारगेट बनाया गया था काला ज्वर को खत्म करने का, काला ज्वर कहते हैं उसको, ठीक है। बिहार में एक बड़ी समस्या रही है, ये बुखार होता है, आप लोगों को पता होगा, काला ज्वर की बुखार होती है। अभी भी बिहार में गरीबी के कारण या अन्य कारणों से यहाँ पे ये समस्या है। अब बिहार, पूरे भारत में इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था 2010 में खत्म करने के लिए, फिर 15 किया गया, फिर 20 किया गया, अब 2022 में टारगेट था खत्म करने का। यानी कि हर 10,000 में से कम एक या उससे कम जब केस रह जाता है तो माना जाता है कि ये बीमारी अब खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन रिसेंटली देखा गया कि मुजफ्फरपुर में कुछ कालाजार के पेशेंट पाए गए, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में अब उन्मूलन में मुजफ्फरपुर जो बिहार का जिला है वो समस्या क्रिएट कर रहा है। तो काला ज्वर फिर से मुजफ्फरपुर में दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से क्या है कि 2022 में जो हमारा टारगेट है इसे खत्म करने का, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि काला ज्वर के उन्मूलन का कब का लक्ष्य है, 2022 का है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, ठीक है, मच्छर वाला बीमारी है ये भी। खैर नेक्स्ट, बिल्कुल उसी में। तो नेक्स्ट, केन और बेतवा, दो लोग हैं, दो राज्य के मुख्यमंत्री है। कौन कौन से राज्य के, ठीक है, मामा जी और बाबा जी। क्या, कौन, मतलब आप धमका तो नहीं रहे हो विरोधियों को कि इनसे मान जाओ, नहीं तो वो आएंगे तो फिर मानने लायक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्या है, आपने कभी देखा है पर्सनली, ठीक है। हम लोगों की मेंटलिटी क्या है पता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई भी साधु सन्यासी अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर लीडरशिप नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा। ऐसा क्यों मानते हैं? 5,000 साल से भारत में ऋषि मुनि नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कहेंगे तो बहुत सारे लोगों के बहुत बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग तो नाच भी करते थे, तो ऐसा मतलब थोड़े है कि, खैर ऐसे मत बोलिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि केन और बेतवा दो ऐसे नदी है जो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कहां से ले लें, यहीं से ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिलती है, और रास्ते में यमुना नदी से मिलती है कौन कौन सी नदी आकर के, ठीक है। एक नदी चंबल, उसके बाद जाकर के चंबल, और उसके बाद जाकर के कौन सी है, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ऐसे करके आकर के 4 नदियां मिलती है। और उसमें से केन और बेतवा, इन दो नदियों को आपस में जोड़ करके क्या किया जाएगा, केन और बेतवा को आपस में जोड़ करके इंटरलिंक किया जाएगा। रिवर इंटरलिंक प्रोग्राम जो है ये वाजपेयी जी के समय में इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, पूरा का पूरा एक प्लान तैयार किया गया था, नदी जोड़ो परियोजना इसका नाम दिया गया था। रिवर को आपस में इंटरलिंक करने की एक स्कीम है जिसके तहत पूरे भारत के नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि एक सीजन में भारत में जब मानसून की वर्षा हो रही होती है और कोसी नदी की वजह से पूरे नॉर्थ बिहार में तबाही आ जाती है, फ्लड आ जाती है, उस समय में मानसून की वर्षा भारत के कुछ भाग में नहीं होती है, जिसके कारण वहां पे चावल की खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता है। कौन सा स्टेट, तमिलनाडु और कर्नाटक का रेन शेडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां पे मानसून से बारिश नहीं होती है जून से अक्टूबर के बीच में। तो रिवर को अगर डाइवर्ट किया गया एक नदी से दूसरे नदी में, तो उससे ये होगा कि किसी नदी में जब फ्लड आई है तो उसके पानी को आप क्या कीजिए, सबको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जगह जगह आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका पानी को आप अतिरिक्त उसमें ट्रांसफर कर देंगे, एक जगह बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरे जगह सूखा से। तो ये एक बड़ी परियोजना है और ये रातों रात सफल नहीं हो सकती है। और इसी प्रोसेस में आपको पता है नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। SYL तैयार हो चुका है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, और अब क्या तैयार हो रहा है, केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। सेंटर की स्कीम है और चूंकि दोनों में सेम गवर्नमेंट है, इसीलिए दोनों को बैठा करके मोदी जी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दोनों के राज्यों को इससे फायदा होगा।
ठीक है, तो केन और बेतवा को आपस में जोड़ने के लिए मार्च 2021 में कौन से दो राज्य के बीच में समझौता हुआ, ये पूछेगा। मध्य प्रदेश, मामा जी और बाबा जी के बीच में। चलिए ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अफ्रीकन एलिफेंट या अफ्रीकी हाथी, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट या अफ्रीकी हाथी की अगर हम लोग बात करें तो IUCN ने इसको क्या माना है, एक संकटग्रस्त जीव माना है, यानी ये भी अब संकट में आ चुकी है, कभी भी समाप्त हो सकती है। अफ्रीकी सवाना एलिफेंट भी एक है और एक अफ्रीकी जो फॉरेस्ट एलिफेंट भी है, ये दोनों को माना गया है, ये विलुप्त होने के कगार पे है और इसीलिए इसको बचाने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए इसको संकटग्रस्त प्राणी माना गया है, इंडेंजर्ड हो चुका है ये भी, और इसकी भी स्थिति अब खराब है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि मार्च में किसे IUCN ने इंडेंजर्ड माना है, तो अफ्रीकी हाथी को और अफ्रीकी फॉरेस्ट वाले एलिफेंट को भी और सवाना में भी। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है, सवाना क्या है, घास के मैदान है और वहां पे भी हाथी पाई जाती है। निसार क्या है जी, नासा और इसरो दोनों मिल करके क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट को डेवलप कर रहा है, नासा और इसरो दोनों मिलकर के, और इसका नाम दिया गया है निसार। और इस सैटेलाइट को लगाया जाएगा तो इस सैटेलाइट की खूबी ये होगी कि छोटे छोटे से एरिया को भी मॉनिटरिंग कर सकती है, छोटी छोटी चीजों को भी वो देख पाएगी स्पेस से एकदम क्लियर रूप से। ठीक है, पोलर ऑर्बिट में इसको फिट किया जाएगा और वहां से चीजों को देखना आसान हो जाएगा, छोटी छोटी चीज भी वहां से आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। खैर, अभी भी वैसे गूगल मैप पे तो अभी भी आप अपना घर वगैरह सब देख ही सकते हैं। क्या जी, आपने देखा है कभी? आप लोगों ने गूगल मैप पे अपने घर मकान सबको देखा है? मोबाइल पे नहीं, सिस्टम पे बैठ के देखिए तो आपको ढूंढने पे मिल जाएगा। आप अपने गांव के किसी तालाब को लोकेट कर लीजिए और उसके बाद अपने घर ढूंढिए, एकदम मिल जाएगा, क्योंकि तालाब पूरा ब्लू कलर दिखाता है। ठीक है, तो मिल जाए। हाँ, मतलब आप लोग का नहीं दिखता है, हमारा तो दिखाई देता है। हमारा हाई स्कूल का मैदान है बड़ा सा घर के बगल में, तो वो बड़ा सा मैदान दिख जाता है, तालाब भी दिख जाता है उसी के जस्ट बगल में, घर को लोकेट कर। बिल्कुल, आगे। हाँ, नहीं, आपको जो वो जूम करके देखना पड़ेगा, सिस्टम पे बैठ जाइए, दिख जाएगा अपना घर। खैर, आगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्च की जितनी कहानी थी वो अभी आप लोगों को मिल जाएगा, प्रिंट करवा लीजिए आप लोग और देखते रहिएगा। ठीक है, अप्रैल का जितना हो सका है अभी मैंने तैयार किया है, अभी तो खैर समय है। ठीक है, तो अप्रैल का जितना हो सका है वो मैंने तैयार किया है। देखिए अप्रैल में क्या क्या है, अप्रैल 2021 में सबसे अमीर लोगों की सूची, लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल। चलिए, यहां से एक चीज याद रखिए आप लोगों को कि दो मैगजीन है इकोनॉमिक अफेयर्स की, USA से निकलती है। कौन सी दो मैगजीन? एक फोर्ब्स और दूसरी फॉर्च्यून। इन दोनों मैगजीन के द्वारा जितनी लिस्ट जारी की जाती है वो सारे लिस्ट, अगर एक साल में जितनी लिस्ट जारी की जाती है, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, इंडिया टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट, वर्ल्ड टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट, रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया की लिस्ट, मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट, ये जो लिस्ट उनके द्वारा जारी की जाती है, इसको BPSC बड़ा पसंद करता है। आपको पुराने क्वेश्चन जब आप करंट अफेयर्स के देखेंगे तो फॉर्च्यून, फोर्ब्स के द्वारा किसे सबसे अमीर माना गया है, किसे सबसे ताकतवर माना, ऐसे पूछा जाता है। और BPSC के लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग होता है टॉपिक, वो पूछता है यहाँ से सीधे सीधे एक लाइन में पूछता है। रिचेस्ट पर्सन पूछ चुका है एक बार, BPSC का पुराना क्वेश्चन देखे, उस समय कार्लोस स्लिम हुआ करता था, सबसे अमीर बन गया था बीच कुछ समय के लिए, बिल गेट्स वगैरह सबको पछाड़ करके, तो BPSC ने पूछा हुआ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि सारे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग को आउट ऑफ एज आके पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसीलिए तो इतना टाइम लग रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फोर्ब्स मैगजीन ने मार्च में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट जारी की है और उसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ठीक है, और दूसरे अडानी, मतलब वैसे भी याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, विप्रो वगैरह सब चौथे पांचवें सब पर है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी को इंडिया में सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन माना गया है, और अगर वर्ल्ड में देखे तो ये कौन से रैंक पे आती है, अभी मैंने नहीं दिया यहाँ पे, 10th, विश्व का 10वां सबसे अमीर व्यक्ति है। चलिए, हाँ नहीं, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग पूछेगा, अभी फोर्ब्स की जो मार्च की लिस्ट है वो मैं
ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका की जो मार्च की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है और अमेजन के मालिक है कौन, जेफ बेजोस, और ये वर्ल्ड में, हाँ एलन मस्क आ चुका है, लेकिन मार्च के, सुन तो लीजिए, मैं मार्च का न्यूज करवा रहा हूं और आपसे पूछेगा कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार मार्च 2021 में प्रकाशित विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कौन है, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। हाँ क्या हुआ, नहीं 2014 में वो लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, फिर एक सरकार आई, उन्होंने उनकी खूब मदद की, ठीक है। चलिए छोड़िए सब, नेक्स्ट, हाँ चलिए, देखिए हर कॉर्पोरेट का हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दोस्ती है, नहीं ऐसे होता है। और अगर अगला पीढ़ी भी बहुत ज्यादा काम करे तो फिर वो पीछे कभी नहीं नीचे आता है, ऊपर ही जाता है, ये चीज है, सच्चाई है, संसार की सच्चाई इसमें। हाँ देखिए सब जगह बिजनेस करने का अलग तरीका है। भारत में आप अमीर होने लगते हैं तो आप पे इल्जाम भी पड़ोसी लगाने लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से साठ काट कर। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, किसी ने कहा कि वो ट्रंप का आदमी है या किसी ओबामा का आदमी है, ठीक है। सरकार हर देश में, सुन लीजिए, सरकार हर देश में बिलियनियर्स को सपोर्ट करती है। उसका कारण ये होता है कि बिलियनियर्स जो होते हैं वो टैक्स पेयर भी होते हैं और वो जॉब क्रिएट भी करते हैं, आया, इसीलिए सरकार सपोर्ट, कोई भी सरकार इसलिए सपोर्ट नहीं करती है कि उसके स्टेट का है या रिश्तेदार है या दोस्त है, इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, वो जॉब क्रिएट करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इसीलिए बिलियनियर को सपोर्ट किया जाता है। वो अपने आपके कंट्री को पूरी दुनिया में बैलेंस रखते हैं, ठीक है। इल्जाम, खैर खैर वो अलग मुद्दा है। तो उसके बाद एलन मस्क जो है, फोर्ब्स के मार्च के लिस्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे तो फोर्ब्स के मार्च की लिस्ट के अनुसार एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है, कौन से स्थान पे है। एलन मस्क की एक और कंपनी स्पेस में काम करती है, स्पेस रिसर्च में, क्या नाम है, स्पेस एक्स, वेरी गुड। और कौन से सेक्टर में स्पेस रिसर्च में काम कर रही है वो, स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म वाली कंपनी है ये, ठीक है। चलिए तो याद रहेगा इतनी चीजें। एलन मस्क दूसरे स्थान पे, नंबर 1 पे कौन थे, अमेजन के जेफ बेजोस थे। भारत के नंबर 1 पे थे, यानी ओवरऑल 10th रैंक पे थे मुकेश अंबानी, और उसके बाद जाकर के भारत में अडानी वगैरह सबका 20, 22 या 26 में स्थान आता है। तीसरे चौथे वगैरह सब वैसे नहीं पूछेगा आप लोगों से। चौथे पे अगर हम लोग देखें तो ये है फेसबुक वाले जो हैं, ठीक है, जुकरबर्ग है, ऐसे करके है तीसरे चौथे पे। तीसरे पे शायद वो है बिल गेट्स है, चौथे पे जुकरबर्ग है, ऐसे करके है, तो वो नहीं पूछेगा, रिचेस्ट पर्सन ही पूछता है। तो रिचेस्ट पर्सन आप लोग को याद रहेगा, फोर्ब्स के मार्च में पब्लिश जो हुई थी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग कौन है, जेफ बेजोस, सॉरी मार्च कह रहा हूं मैं बार बार, अप्रैल, चलिए सॉरी, ठीक है। उसके बाद 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में लगाई गई है, यूएई में। और यूएई आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएसए के साथ 1, 2, 3 एग्रीमेंट उसका भी हुआ है, 1, 2, 3 समझौता उसके साथ भी हुआ है। 1, 2, 3 समझौता क्या होता है, 1, 2, 3 एग्रीमेंट, अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत अमेरिका किसी भी देश से परमाणु समझौता करता है तो उसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट कहा जाता है, क्योंकि वहां पे शायद 123 है नंबर उसका, उस कानून का शायद, ठीक है। तो इंडिया के साथ भी जब यूएसए का न्यूक्लियर वो हुआ था, ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी, तो उसको भी 1, 2, 3 ही कहा गया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ हाँ नहीं 1, 2, 3 उसके कानून का शायद नंबर था, उसके अमेंडमेंट एक्ट का या कुछ था, इसलिए हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए उसको 1, 2, 3 ही कहा जाता है। तो उसके तहत इसने भी किया है, और इसने न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या क्या एस्टेब्लिश किया है अपने देश में, यूएई, जबकि यूएई में पेट्रोलियम वगैरह सब की कमी नहीं है। तो धीरे धीरे ये वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, और यूएई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि फरवरी के न्यूज में आपने देखा था, या मार्च के फरवरी के न्यूज में शायद आप लोगों ने देखे थे, क्या देखा था आप लोगों ने, पहला अरबियन कंट्री बना था जिसने मार्स की ऑर्बिटल मिशन को, होप मिशन,
मिशन होप को उसने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। चलिए आगे नेक्स्ट, बरहाक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आगे नेक्स्ट, सुशील चंद्रा क्या बने हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं और सुनील अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। कितने सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में? 3 सदस्य होते हैं। किनके समय में आई थी 1+2 का ये फॉर्मूला? किनके टाइम पे आया था? टीएन सेशन के टाइम पे। और टीएन सेशन के टाइम में कौन से आर्टिकल में चुनाव आयोग का? 324। वेरी गुड, चलिए याद रहे, वेरी गुड। नोरा अल मतरोशी, बताइए क्यों चर्चा में रही? यूएई अगले 1-2 साल के अंदर क्या भेजने वाला है? हाँ, इसी साल या तो भेजेगा या अगले साल प्लान कर रहा है। 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा वो स्पेस में, 2 अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा और उसमें से एक फीमेल होगी और उसी के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। किसको? नोरा अल मतरोसी को। ठीक है, तो हाँ क्या? मेल उतना ज्यादा फेमस नहीं है, फीमेल की वजह से। नोरा अल मतरोसी यूएई की एस्ट्रोनॉट होगी, जो कहा जाएगी उसके स्पेस प्रोग्राम के तहत वो पहली अंतरिक्ष यात्री होगी। आगे, सोनम मलिक 18 साल की थी जब इसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की रेसलर बनी है ये। ठीक है, हरियाणा की है ये सोनम मलिक। हालांकि आपको पता होगा कि 12 या 13 स्थान पे रही थी ये, मतलब कि अंतिम राउंड में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन तब भी सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से ये क्वालिफाई करने वाली रेसलर बन गई है। हाँ नहीं, 18 साल। कौन? नहीं, 13 साल की कोई पहलवान भाग नहीं ले सकती है। ठीक है, शूटिंग में भाग ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन इसमें अगर रेसलिंग में बात करें तो उसमें 18+ ही होता है। ठीक है, शूटिंग में हो सकता है 15 या 14 साल की उम्र में भी, 14+ के उम्र में आप भाग ले सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं पता है आप? आईसीसी ने पिछले साल नियम बनाया है, नवंबर 2020 में नियम बनाया है ये, 15 साल से कम वाले भाग नहीं ले सकते। अब कम से कम आपका 15+ होना चाहिए। तो 15 से कम में एक ही खिलाड़ी ने अभी तक डेब्यू किया है। कौन? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी ने, सचिन का 15+ एज हो चुका था। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने 14 साल कुछ महीने था, उसमें उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। ठीक है, नहीं, बाबर आजम संघ में। आगे, ठीक है, विराट कोहली को विजडन क्या है जी? एक क्रिकेट की मैगजीन है, क्रिकेट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन है विजडन, और विजडन के द्वारा इस दशक का ओडीआई खिलाड़ी चुना गया है। किसको? विराट कोहली को चुना गया है। यानी इस दशक का 2010 से 2020 के दौरान वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया है। किसको? विराट कोहली को। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो ये भारत में तीसरा ऐसा पर्सन है जिनको दशक का वनडे खिलाड़ी माना गया है। 90 के दशक में किनको माना गया था? सचिन तेंदुलकर को, और 80 के दशक में कपिल देव को। ठीक है, तो चलिए, तो विजडन के अनुसार वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन है? विराट कोहली। आगे, विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात करें तो 12,000 रन बना चुका है, 6ठा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है। और इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट की बात करें, ओडीआई इंटरनेशनल की बात करें, वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, सचिन के बाद। पहले पे सचिन और सेकंड पे 43 सेंचुरी है इनका। चलिए, हाँ, टेस्ट में भी तो सचिन है, 49 है ना सचिन का। हाँ नहीं, धोनी नंबर 6 पे आता था, फिनिशर था ना धोनी। आप अगर या तो आप ओपनर है या फर्स्ट डाउन आते हैं तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा खेलने को मिलता है। धोनी ज्यादातर मैच में क्या होता था? नॉट आउट जाते थे। ठीक है, फिनिशर के भूमिका में होते थे। तो नंबर 1, 2, 3 पे है तो आप ज्यादा गेंद खेलेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंसिस्टेंसी है, तो आपकी शतक की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए ओपनर या वन डाउन आने वाले जो होते हैं उनके नंबर ऑफ सेंचुरीज ज्यादा होते हैं। जो लोअर डाउन में आते हैं और कंसिस्टेंसी होती है उनके एवरेज होती है ज्यादा, बैटिंग एवरेज जो उनकी, क्योंकि ज्यादातर वो नॉट आउट जाते हैं तो उनकी बैटिंग एवरेज ज्यादा होती है। इसलिए धोनी का बैटिंग एवरेज देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखाई देता है। खैर, आगे नेक्स्ट,
आहार क्रांति स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या है ये? हर्षवर्धन साहब उस समय थे, अब तो है भी नहीं। हाँ चलिए, आहार क्रांति नामक एक नई पहल शुरू किया गया है और इसका लोगो क्या दिया गया? उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, अच्छा खाना खाएंगे तो ठीक है, और खाना खाने के बाद थोड़ा विमल ले लेंगे तो और अच्छा दिमाग चलेगा। क्या? चलिए, है कि नहीं? नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन के अनुसार तो इस पहल का उद्देश्य भारत में पोषण आहार के संबंध में जागरूकता फैलाना है और इसका नारा ही दिया गया उत्तम आहार उत्तम विचार। तो आहार जो पूछेगा क्या है स्कीम, तो आहार स्कीम के तहत क्या किया गया है? पोषण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए एक स्कीम लाई गई है। गगनयान मिशन क्या है? जैसे नासा का आइए क्या है? नासा का एक मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, और वो क्या कर रहा है? हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और उसमें 6 यात्री परमानेंट रहते हैं और हर 6 महीने पे एक स्पेस शटल जाती है और 6 को लेके चले आते हैं और 6 रिप्लेस करते हैं उनको। ऐसे ही होता है ना, रिप्लेस हो जाते हैं। तो गगनयान उसी के तर्ज पे गगनयान बनाया गया है। गगनयान को हालांकि 2021 में ही करना था, लेकिन 21 में तो मुश्किल लग रहा है। अब ये 2022 में होगी जब हम लोग 75वां क्या मना रहे होंगे? वेरी गुड। तो जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो भारत अंतरिक्ष में 2 यात्रियों को भेजेगा और ये 2 यात्री लगभग 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, और उसके बाद जाकर के उसके बाद जो रिसर्च होगा उससे जो रिजल्ट आएगा निकल करके, तो फ्यूचर में परमानेंट रूप से हम लोग एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे स्पेस में, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे वो क्या करेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे नासा का ISS है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट। तो 2022 में भारत का ये एक गोल्डन सिटी मिली है, लॉस्ट गोल्डन सिटी, यानी खोया हुआ एक शहर मिला है जमीन के अंदर। 3000 साल पुराना शहर जो जमीन के अंदर दबा हुआ था, खोद करके किस देश में निकाला गया है? इजिप्ट में या मिस्र में मिला है। देख लीजिए, खुदाई में मिला है। 3000 साल पुराना एक शहर जमीन के अंदर दबा हुआ मिला है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि लॉस्ट गोल्डन सिटी या एक खोया हुआ शहर कौन से देश में मिला है 3000 साल पुराना? तो ये इजिप्ट में मिला है, यानी मिस्र में मिला है। ठीक है, आ गया। इंजेनिटी क्या है जी? इंजेनिटी एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पे रखा गया है और ये कभी कभी उड़ता भी है। हाँ, हेलीकॉप्टर नाम दिया गया है इसको उन्होंने हेलीकॉप्टर कहा है नासा वालों ने। पता नहीं किस एंगल से हेलीकॉप्टर है, मुझे नहीं पता चल रहा है। हाँ, पंख है इसीलिए इसको हेलीकॉप्टर कह रहा है। ठीक है, तो इसको हेलीकॉप्टर नाम दिया उन्होंने कहा है। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1921 को नासा का जो ये हेलीकॉप्टर है इसका नाम है इंजेनिटी। मंगल पर ये उड़ान भर रहा है और पहला विमान बन गया है मंगल पे के सरफेस के ऊपर से उड़ान भरने वाला इंजेनिटी। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह पे उड़ान भरता है, फिर लौट आता है, नीचे आ जाता है। 1.5 किलो का, 1.8 kg का है, सिर्फ ज्यादा वजन नहीं है। वैसे देखने में तो साइज बड़ा लग रहा है, ट्राइपॉड की तरह लग रहा है, लेकिन 1.8 kg सिर्फ इसका वजन है और ये कभी कभी मंगल के ऊपर उड़ते रहता है। ठीक है, तो हाँ, रिसर्च करेगा, वो रिपोर्ट भेजेगा, कुछ चीजें बताएगा उसके से। हाँ, ठीक है, मंगल यानी मार्स पे। अर्थ डे 1970 से हम लोगों ने जब मनाना शुरू किया था, कितने तारीख को मनाते हैं? ठीक है, 22 अप्रैल को अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इससे ज्यादा इसमें फैक्ट याद नहीं करना है डे में। हाँ, इस बार का कोई ऐसा थीम तो मुझे मिला नहीं था, वैसे अर्थ डे का तो थीम मिला नहीं था। ठीक है, चलिए मैं देख लो। ठीक है इसमें दिया हुआ। अच्छा है, लेकिन ये मैंने फोटो उठाया है। मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 21 का फोटो है या 20 का फोटो है इस बार का थीम ना, यही है थीम, 21 वाला है ना। ये मैंने ये फोटो जस्ट लिया था गूगल से, तो ये 21 का फोटो है या 20 का मुझे ध्यान नहीं आया। मुझे एक फोटो लेना था, यहाँ पे लगाना था। तो आवर अर्थ आवर फ्यूचर में वैसे कंफर्म कर लूंगा कि यही वाला है कि नहीं, थीम इस बार का है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। अन्नपूर्णा नाम की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट के बगल में नेपाल में,
और ये विश्व में टॉप 10 पीक में आती है। माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद अन्नपूर्णा में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे तो जाना आसान है, अन्नपूर्णा पे ऊपर जाना ज्यादा मुश्किल काम है। और इसमें प्रियंका मोहित, कहाँ की है ये प्रियंका मोहित? महाराष्ट्र की है ये, महाराष्ट्र की पर्वतारोही है और ये पहली ऐसी महिला बन गई है भारत की जो अन्नपूर्णा चोटी पे गई थी। नेपाल में ग्रेटर हिमालय में है अन्नपूर्णा पीक। आगे नेक्स्ट। हाँ हाँ वही तो नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे डाउटफुल लगा था क्योंकि मैंने जस्ट एक पिक लिया था गूगल से ताकि आपको इसमें कंटेंट मिला। हाँ वही तो, इसीलिए मैंने डाउटफुल बोला था, मैंने कंफर्म नहीं किया है इस चीज को। ठीक है, मैं आपके उसमें ऐड कर दूंगा, बाद में होगा तो मैं कहीं ना कहीं ऐड करवा दूंगा उस चीज को। ठीक है, तो वो मुझे डाउटफुल लगा था, वो तो मैंने जस्ट एक पिक लिया था पुराना वाला, उसमें लगाना था। आगे, भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण, भारत इसमें नहीं आएगा। अच्छा, ये टाइपिंग में गलती से आ गया भारत। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत को कितना स्थान मिला? 115 देशों में 87वां स्थान मिला है। ज्यादा इसमें है नहीं इस इंडेक्स में ऐसा कुछ। ठीक है, आगे स्वीडन वगैरह सबको पहला स्थान मिला है। वरुण एक्सरसाइज ये पूछ सकता है, वरुण देवता जो होते हैं वो कौन से देवता होते हैं? जल के देवता होते हैं। संग न वरुण कौन से भारत के फोर्स का वो है? ठीक है, इंडियन नेवी का है। चलिए, और दिल्ली पुलिस का? और बिहार पुलिस का क्या है नारा, स्लोगन क्या है? बिहार पुलिस का स्लोगन कुछ है, वो होगा ना, याद कर लीजिएगा बीपीएससी में। मुझे नहीं याद है, मैं आप लोगों से जस्ट पूछ रहा हूं कि बिहार पुलिस का कुछ ना कुछ स्लोगन तो होगा ना। हाँ, दिल्ली पुलिस का तो है ही शांति सेवा न्याय। दिल्ली पुलिस का तो है शांति सेवा और, ठीक है, आप लोग बिहार पुलिस का याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। चलिए, तो वरुण अभ्यास जो है, एक्सरसाइज जो है, अगर मैं बात करूं तो इस बार अरेबियन सी में हुआ था। किसके खतरा को देखते हुए? चाइना के खतरा को देखते हुए अरब सागर में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना और कौन सी देश की नौसेना? फ्रांस की नौसेना का एक अभ्यास था, इसको नाम दिया गया था, वरुण नाम दिया जाता है। ये हर साल होती है ये। ठीक है, वरुण अभ्यास बारी बारी से भारत और फ्रांस अपने अपने रीजन में करते हैं। ठीक है, क्या हुआ कुछ? चलिए, तो आपसे पूछेगा वरुण अभ्यास कौन से दो देश के बीच में? इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। कहां पे हुआ था इस बार? अरेबियन सी में हुआ था, अप्रैल में। चलिए, आगे, चीन से खतरा है, इसीलिए आ रहा है समझ में। सबसे ज्यादा खतरा किससे है भारत को? चीन से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, कितने तारीख को मनाया जाता है? 26 तारीख को मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोले तो क्या होता है इसका मतलब? आपके द्वारा कोई ना कोई रिसर्च किया जाता है, कोई नया इनोवेशन किया जाता है, तो उस पे पहला राइट किसका बनता है? आपका बनता है। ठीक है, आपका राइट बनता है, और उसको बचाने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको कहते हैं विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए, ये यूएनओ के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है विपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में भी जान लीजिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि 100 करोड़ लगा करके कोई एक मूवी बनाई गई, उस मूवी को बनाने में 4 साल 5 साल लगे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ, 100 करोड़ खर्चा भी हो गया, और आपके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको पूरी की पूरी प्रिंट की कॉपी करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले का तो गया काम से, राइट। तो इसी कानून के तहत क्या किया जाता है, लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत लोगों को सुरक्षा दी जाती है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है, बड़ा मेहनत करके अगर किसी ने कोई गाना बनाया और आप उसके गाना को कॉपी कर लेते हो बिना उसको क्रेडिट दिए हुए, ठीक है। जैसे याद होगा कि 3 इडियट में क्या हुआ था, 3 इडियट में 5 पॉइंट समवन एक उपन्यास लिखी थी, किसने? चेतन भगत ने, और बिना उसको क्रेडिट दिए हुए उसके मूवी, उसके उस उपन्यास को चुरा लिया गया और उस पर 3 इडियट बना दी गई, मूवी बना दी, बहुत विवाद हुआ था। हाँ हाँ, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए ना कि आपको कि बेस्ड है उसके स्टोरी पर, उस पर आधारित है, कुछ भी नहीं दिया आपने, बोला कि हमने लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन भगत ने जब कॉल किया, बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। ठीक है, बाद में उसने केस किया,
तो ऐसे ही लोग होते हैं। अभी ज्ञान देने आ जाएंगे दिवाली पे, अब 1-2 दिन में आने वाले हैं दिवाली पे ज्ञान दे दिया ज्ञान। अच्छा, क्या बताया इस बार? चलिए आगे नेक्स्ट। खुद इंप्लीमेंट करना अलग चीज होता है, ज्ञान देना नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे। विपो के बारे में पूछा जाता है। विपो यानी WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो विपो की स्थापना 67 में हुई थी, यूएनओ के अंदर आती है ये, जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इतने कंटेंट थे आज। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट, इतना मेहनत करने के बाद इतना बन पाता है, पूरी छांटनी पड़ती है, आप लोगों को पता होगा, तब जाकर के इतनी चीजें तैयार हो पाई है। अभी मैं एक काम करता हूं आप लोगों को कि बिहार करंट अफेयर्स, इसके बाद भी अगर चीजें बच जाएगी ना तो मैं सारा का सारा आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा, ऐसे निश्चिंत रहिए।